नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, टुंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं एमए फाइनल के स्टूडेंट्स को पेपर 8th में मराठों के उत्थान के कारणों पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि महाराष्ट्र को पहले क्या कहा जाता था, इसके हिस्से में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो चलिए हम देखते हैं कि आधुनिक इतिहासकारों का क्या मत है कि वो कहते हैं कि मराठे या मरहटे आर्य और द्रविड़ों के मिश्रण थे। आजकल जिस प्रदेश को महाराष्ट्र कहा जाता है, मध्य युग में उसमें पश्चिमी समुद्र तट का कोंकण प्रदेश, खानदेश और बरार का आधुनिक प्रदेश, नागपुर क्षेत्र और दक्षिण का कुछ हिस्सा और निजाम के राज्य का 1/3 भाग शामिल था। यह हिस्सा मराठवाड़ा कहलाता था, जो बाद में महाराष्ट्र कहलाने लगा। इस विस्तृत क्षेत्र में पहले प्राकृतिक महाराष्ट्री बोली जाती थी और इसी से बाद में मराठी भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास हुआ। भंडारकर ने कहा है कि महाराष्ट्र राठी, राठिकों और राष्ट्रिकों का महान राष्ट्र था। कुछ अन्य विद्वानों ने कहा है कि मराठा शब्द का अर्थ है वे महान पुरुष जो केवल युद्ध में ही मरकर पीछे हटते हैं, वरना नहीं। वो क्या कहलाए, मरहटे या मराठे। तो चलिए हम चलते हैं कि मराठों के उत्थान के क्या कारण रहे हैं। कि मराठा शक्ति का उत्कर्ष भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, परंतु कहते हैं यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इतिहास में एक ये बात सर्वविदित सत्य है कि इतिहास में कोई भी घटना घटित होती है या कोई भी युद्ध होता है या किसी भी जाति का उदय होता है तो उसका कोई आकस्मिक कारण नहीं होता, उसके अनेक कारण उसके पीछे शामिल होते हैं। ग्रांट डफ ने मराठों के उदय और उत्कर्ष को सहस्त्रादि पर्वत के वनों में एकाएक प्रकट होने वाली अग्नि की तरह बतलाया है, लेकिन अनेक विद्वान इस कथन को भ्रम मूलक मानते हैं। शिवाजी भी मराठों के उत्कर्ष का कहते हैं एक कारण माना जाता है। निसंदेह शिवाजी ने अपने साहस और संगठन शक्ति से मराठा जाति को एक शक्तिशाली संगठन के रूप में परिणत किया, परंतु इस उत्कर्ष के लिए एकमात्र कारण शिवाजी का व्यक्तित्व ही नहीं था। मुख्य रूप से मराठा शक्ति के उत्कर्ष में अनेक परिस्थितियों, अनेक तत्वों ने अपना अपना योगदान दिया। तो पहला हम बिंदु ले सकते हैं कि महाराष्ट्र की प्राकृतिक दशा क्या रही जिसके कारण मराठों का उत्थान हुआ। तो भौगोलिक परिस्थितियां सदैव से ही इतिहास को प्रभावित करती रही हैं, अतः महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ने भी वहाँ के इतिहास को प्रभावित किया। सहस्त्रादि पर्वत श्रेणियों की ऊंची चोटियों और स्थूल चट्टानों को मराठों ने अपने परिश्रम से सुरक्षात्मक दुर्गों का रूप दे दिया था। इन दुर्गों का अत्यंत सामरिक महत्व भी रहा है, क्योंकि इन दुर्गों तक पहुंचने के लिए शत्रु को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और ये दुर्ग प्राय अभेद भी होते थे, यानी कि इन्हें भेदा नहीं जा सकता था। इन्हीं दुर्गों की सहायता से मराठों ने उत्तर की ओर से आने वाले आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा की है। शत्रु के आक्रमण के समय मराठा इन दुर्गों में छिपकर ही अपनी रक्षा करते थे। इन दुर्गों और पर्वतीय क्षेत्रों के कारण यहाँ के निवासी मराठा जन्मजात साहसी और अश्वारोही बन गए और उनमें दृढ़ता, आत्मविश्वास, परिश्रम और साहस की भावनाओं का उदय हुआ था। कहते हैं इस प्रकार से मराठा देश की प्राकृतिक संरचना, उसकी दुर्गम घाटियों और अभेद पर्वतीय दुर्ग महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक अनुकूल और आक्रमण के लिए सर्वाधिक खतरनाक बनते रहे। ये कहा गया है एडवर्ड सलीवान ने अपनी किताब द कॉन्कर्स वॉरियर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ इंडिया में। दूसरा कारण हम कह सकते हैं धार्मिक जागृति। 15वीं और 16वीं शताब्दी की धार्मिक जागृति का प्रभाव महाराष्ट्र पर भी पड़ा था, अतः भक्ति आंदोलन ने मराठों में एक संगठन का भाव जागृत किया। इस धार्मिक जागृति के विचारक और नेता कौन कौन से थे? गुरु रामदास, एकनाथ, हेमाद्री, वामन पंडित, ज्ञानेश्वर और चक्रधर आदि थे। इन संतों ने
सरस गीतों, भजनों के माध्यम से ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के सम्मुख सभी मनुष्यों की समानता, पारस्परिक बंधुत्व आदि विचारों का प्रचार और प्रसार किया। उन्होंने मराठी भाषा में गीता, रामायण, महाभारत और अन्य प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद भी किया। इन ग्रंथों का प्रचार समूचे महाराष्ट्र में हो गया। इन संतों ने तीर्थ यात्रा पर भी बल दिया था। कहते हैं गोविंद रानाडे ने क्या लिखा है कि महाराष्ट्र के सभी संतों में सर्वाधिक स्वामी रामदास ने जनता को कर्तव्य की भावना का ज्ञान कराया और उन्हें कर्म मार्ग का पथिक बनाया और कर्म करते हुए हृदय को भगवान की भक्ति में स्थिर रखने का उपदेश दिया था। अतः इन सब के परिणाम स्वरूप कहते हैं महाराष्ट्र की जनता में एकता और नवीन चेतना का आविर्भाव हुआ था, यानी कि उदय हुआ था। अतः इसमें हम कोई संदेह नहीं कर सकते कि भक्ति आंदोलन ने महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक चेतना, एकता और संगठन का मार्ग प्रशस्त किया। इसी धार्मिक जागृति के कारण मराठा सैनिक कर्मयोगी और कर्मठ देशभक्त बने, जिससे वे धर्म और राष्ट्र के पुनर्निर्माण और उसे सुरक्षित और संगठित करने के लिए वो आगे प्रेरित हुए थे। तीसरा कारण हम ले सकते हैं कि भाषा की एकता ने किस तरह से मराठों के उत्थान में अपना सहयोग दिया। कहते हैं भाषा की एकता से राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता को बल मिलता है। अतः महाराष्ट्र की मराठी भाषा और मराठी साहित्य ने मराठों को राष्ट्रीय प्रेम और एकता के बंधन में बांधने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं मराठों में भाषा के प्रश्न को लेकर कभी किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हुआ। तुकाराम, वामन पंडित, रामदास, एकनाथ, श्रीधर, रघुनाथ पंडित और मोरोपंत जैसे समाज सुधारकों और संतों के भजन, भक्ति गीत, उपदेश, वचन मराठी भाषा में ही रचे गए थे, जो संपूर्ण मराठा प्रांत में ध्वनित होते चले गए थे। अतः भाषा की एकता के कारण भी मराठे जो थे वह एकता के सूत्र में बंध गए थे। कहते हैं महाभारत, गीता, भागवत पुराण इत्यादि ग्रंथों का मराठी भाषा में अनुवाद हो जाने से वे सभी वर्गों के लोगों को उपलब्ध होते चले गए। इससे धार्मिक ग्रंथों पर कहते हैं ब्राह्मणों का जो एकाधिकार रहा है वो खत्म हो गया। मराठी साहित्य के प्रकाश में आ जाने से पारस्परिक मेलजोल, समान आदर्शों, मनोभावों के विकास में काफ़ी सहायता मिली और साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी समस्त महाराष्ट्र के निवासी कहते हैं एकता के सूत्र में बंध गए थे। नेक्स्ट हम कारण ले सकते हैं समाज में भेदभाव का अभाव रहा है। तत्कालीन महाराष्ट्र के लोगों के सामाजिक जीवन में कहते जाति पाति, ऊंच नीच और अमीर गरीब की भावनाएं बहुत कम थी। अतः गरीब मराठा समाज में सामाजिक भेदभाव का अभाव था। महाराष्ट्र में कोई भी परजीवी वर्ग नहीं था। सभी वर्ग के लोग मेहनत द्वारा जीविकोपार्जन करते थे। इसके अतिरिक्त वहाँ पर्दा प्रथा का भी अभाव था। उसका परिणाम क्या निकला? अनेक वीर महिलाएं उनकी शक्ति और राष्ट्रभक्ति में उन्होंने सदैव सहयोग दिया। मराठों में अहंकार का अभाव था, भावुकता का भी अभाव था। जैसे कि कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की प्राकृतिक बनावट के कारण मराठे जो थे वो यथार्थवादी बन गए थे, उनमें भावुकता नहीं थी। यद्यपि मराठे अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु तो शत्रु से युद्ध करते थे, परंतु बड़े शत्रु को कूटनीति से परास्त करने में भी वे काफ़ी कहते हैं चतुर थे। इसके अतिरिक्त मराठों में राजपूतों के समान शान और अहंकार नहीं था, क्योंकि जैसे राजपूतों के लिए तो कहते हैं कि वो अपनी शान और अहंकार के कारण केवल अपने ही नेता के झंडे के नीचे एकत्र होते थे और महाराजा या जो उस समय राजा होता था उसके लिए वह युद्ध नहीं करते थे, अपितु केवल अपने सेनापति के लिए संघर्ष करते थे। कहते हैं शत्रु से मोर्चा लेते समय मराठे अपने व्यक्तिगत सुखों को नहीं देखते थे। एल्फिंस्टन ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि मराठा सैनिक एक भयानक शत्रु है। वह रणकौशल और होशियारी से युद्ध करता है और साथ ही अवसर पड़ने पर वह कर्मठता और चातुर्य से काम लेना भी जानता है।
हिंदुत्व का प्रभाव कैसे रहा मराठों के उत्कर्ष में? तो कहते हैं कि मुस्लिम सुल्तानों के धार्मिक अत्याचारों और कट्टरवादिता ने दक्षिण के हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधा था। दक्षिणवासियों के राजवंश, राजसत्ता, धर्म, नगर, मंदिर सभी मुसलमान सुल्तानों द्वारा लगातार नष्ट किए जाते रहे थे। अतः हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अवरोधक के रूप में सबसे पहले साम्राज्य जो बना वो विजयनगर का कहते हैं उदय हुआ था। लेकिन हिंदुओं के आश्रय स्थल विजयनगर का भी कहते हैं दुखद अंत हुआ। अतः विजयनगर का पूर्ण विध्वंस दक्षिण के हिंदुओं पर गहरा प्रभाव डाल गया था। अब वे मुसलमानों की दासता से मुक्त करने वाले कर्मठ व्यक्तित्व को चाहने लगे थे, जिसकी पूर्ति किसने की? शिवाजी ने की। अतः शिवाजी और उनके सहयोगियों ने विजयनगर साम्राज्य से प्राचीन हिंदू ऐतिहासिक परंपराएं और हिंदुत्व की भावनाएं प्राप्त की। अतः कहा जा सकता है कि शिवाजी और मराठों ने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा की प्रेरणा विजयनगर साम्राज्य से ही ली थी। दयनीय आर्थिक स्थिति भी रही है मराठों की। मराठों के उदय का एक कारण महाराष्ट्र की कहते हैं दयनीय आर्थिक स्थिति थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय से लेकर शिवाजी के उत्थान तक महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रही। आर्थिक दासता ने राजनीतिक पराधीनता को और अधिक उकसाया। परिणाम क्या निकला कि 17वीं सदी के शुरू में ही आरंभ में ही मराठे राजनीतिक क्रांति के लिए तैयार हो गए। रॉलिंसन ने अपनी किताब शिवाजी द मराठा लिखा है कि भारत में अशांति का मूल कारण आर्थिक है। शिवाजी को लोगों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुख्यतः उनके सुधारों को ही था। अगला हम कारण ले सकते हैं कि दक्षिण की सल्तनतों का निरंतर ह्रास हुआ। शिवाजी के उत्थान के समय तक दक्षिण में केवल गोलकुंडा और बीजापुर की ही सल्तनतें रह गई। ये सल्तनतें भी सुल्तानों के चारित्रिक पतन के कारण दुर्बल अवस्था में थी। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो रही थी। अतः इन राज्यों के प्रशासन की दुर्व्यवस्था और आंतरिक कलह ने शिवाजी के उत्कर्ष का मार्ग खोल दिया था। अंतिम बिंदु के रूप में मराठों के उत्कर्ष के कारणों में हम ले सकते हैं शिवाजी का कर्मठ व्यक्तित्व। अब हम इसमें कह सकते हैं कि मराठों के उत्कर्ष का मुख्य श्रेय शिवाजी को जाता है। निसंदेह शिवाजी एक सेनापति ही नहीं वरन महान राष्ट्र निर्माता भी थे। जिस समय शिवाजी का उदय हुआ उस समय हिंदू राष्ट्र समाप्त हो गया था। महाराष्ट्र में यद्यपि धार्मिक और सांस्कृतिक एकता विद्यमान थी, परंतु राजनीतिक एकता या राष्ट्रीयता की भावना की अगर हम बात करें तो वो पूर्णतः शून्य थी। मराठा सरदार इधर उधर बिखरे हुए थे और मुसलमान राज्यों के जागीरदार के रूप में उनकी सेवाओं में वो संलग्न थे, यानी कि उनका खुद का कोई काम नहीं था, वो मुसलमान राज्यों के अंडर में काम कर रहे थे। अतः ऐसी स्थिति में शिवाजी ने अपनी व्यक्तिगत वीरता, साहसपूर्ण सुयोग्य नेतृत्व, कुशल व्यवहार और अपने अनवरत प्रयत्नों से किसी बिखरी मराठा जाति को समान रूप में एकत्रित और संगठित करके एक संयुक्त जाति बना दिया था और उनमें राष्ट्रीयता की भावना का भी संचार कर दिया था। शिवाजी ने मराठों में आत्मसम्मान, आत्मगौरव के भाव जागृत कर उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न किया और अपने देश, अपनी जाति, अपने धर्म के लिए मर मिटना भी सिखाया। अपनी राष्ट्रीय सेना की सहायता से उन्होंने महाराष्ट्र में जिस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की उसका नाम उन्होंने स्वराज्य रखा, जिसका तात्पर्य था हिंदुओं का राज्य। सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि वह भारत का अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता था जिसने हिंदुओं के मस्तक को एक बार फिर ऊंचा उठाया। तो मराठों को एकत्रित करने में शिवाजी के अतिरिक्त उनके अधीनस्थ सहयोगियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनके नाम हमें जानना अति आवश्यक है। जिनमें हम कह सकते हैं मोरी पिंगले, अन्नाजी दातो नीराजी, रावजी, आबाजी सोनदेव, मुरारबाजी, प्रतापराव गुजर, निंबालकर, फिरंगाजी नरसल, सूर्याजी मलुसरे, नेताजी पालकर आदि
प्रमुख थे। ये सहयोगी कर्तव्यनिष्ठ, स्वामी भक्त और स्वार्थहीन थे। मराठा राज्य के निर्माण में इन सहयोगियों का त्याग, बलिदान और समर्पण बहुत ही महत्वपूर्ण था। धन्यवाद।